हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 24 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है वो 99 रुपीज़ का और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद हमारे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आइए कल के क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। कल मैंने 3 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम दिए थे, उनको बोला था कि साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए। तो आइए अरेंजमेंट को देख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे साउथ में है वो अगस्थमलई बायोस्फीयर रिजर्व है, बीच में पंचमढ़ी और सबसे टॉप पे कौन सी है, नंदा देवी। तो ये इनका साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बार करता है किसको, रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स को फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से तभी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना रिकमेंडेशन दे, उनके रिकमेंडेशन के बिना उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए ये हाल में ही न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि राजीव कुमार को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है और उन्होंने रिप्लेस किया अशोक लवासा को, जिन्होंने रिज़ाइन करके ज्वाइन कर लिया एडीबी को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना वो ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि एडमिनिस्टर करती है यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस को। ये जो बॉडी है वो किन किन इलेक्शंस को कंडक्ट करती है, लोकसभा के इलेक्शन को, राज्यसभा के इलेक्शन को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को और प्रेसिडेंट के ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी। आर्टिकल 324 के अंतर्गत आती है ये बॉडी। देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे ना तो इलेक्शन जो मेंबर्स होते हैं ना इलेक्शन कमीशन के, उनकी क्वालिफिकेशन कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही उनका जो टर्म है वो स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। फर्दर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिबार नहीं किया है किसी भी रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर को फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए जो इलेक्शन कमिश्नर होता है या रीजनल कमिश्नर होता है वो ऑफिस से तभी रिमूव किया जा सकता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी रिकमेंडेशन दे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इरुला, मुदुका और कुरुम्बा ट्राइब्स के बारे में। हमको ये बताना है ये जो ट्राइब्स है वो किस स्टेट या रीजन से बिलोंग करती है। ऑप्शन इस प्रकार है, केरला, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार एंड अरुणाचल प्रदेश। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सारी ट्राइब केरला से बिलोंग करती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं ट्राइब्स के बारे में। देखिए ये सारी ट्राइब्स हाल में ही न्यूज़ में थी, क्यों, क्योंकि केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक यूनिक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है नमत बसई। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा, जो ट्राइबल चिल्ड्रन है ना उनको उनकी मदर टंग सिखाई जाएगी। आइए इन ट्राइब्स के बारे में कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी देख लें। जो कुरुम्बा ट्राइब है उनको पॉपुलरली जाना जाता है मालापुलियंस, हिल पुलियंस और पम्बा पुलियंस के नाम से। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, बास्केट और मैट को बनाने में बहुत स्किल्ड होते हैं और ये एमनिज़म और टोटेनिज्म को फॉलो करते हैं। इरुला ट्राइब के बारे में देख लेते हैं। ये एग्रीकल्चरिस्ट हैं। क्या उगाते हैं, पैडी, रागी, प्लांटेन्स, चिलीज एंड टर्मरिक। ये वर्शिप करते हैं विष्णु को रंगा स्वामी के नेम के अंडर और प्रैक्टिस करते हैं एनिमिज़म को और वर्शिप करते हैं टाइगर को। आइए मुदुका ट्राइब के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए मुदुका ट्राइब के अंदर आप देखेंगे ना तो आपको सोशल डिवीज़न देखने को मिलेगा क्लैन लेवल पे। इनका जो ऑक्यूपेशन है ये फूड गैदरर और हंटर है और रिलीजन फॉलो करते हैं हिंदुज़म को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इन ट्राइब्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो इंडियन बाइसन के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लें। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एंडेमिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है IUCN के स्टेटस में इन्हें वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है ये टॉलेस्ट स्पीसीज़ हैं वाइल्ड कैटल की। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सेकेंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है लेकिन पहला वाला इनकरेक्ट है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इंडियन बाइसन के बारे में। देखिए जो इंडियन बाइसन होता है ना वो हमेशा पोचिंग की वजह से न्यूज़ में रहता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये जो नेटिव है कहाँ के हैं, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के। कहाँ पाए जाते हैं, नागरहोल, बांदीपुर, मसीनागुड्डी नेशनल पार्क में। इसलिए जो स्टेटमेंट 1 था वो इनकरेक्ट था। कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते हैं। वनरेबल है IUCN की रेस्ट लिस्ट में, लेकिन उनको प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 की कैटेगरी में। देखिए जो टॉलेस्ट स्पीसीज़ है वाइल्ड कैटल के लिए, इसलिए जो लास्ट स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। तो
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इंडियन बाइसन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो फ्लेवोनाइड मॉलिक्यूल्स के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट कहता है इनको डिराइव किया जाता है प्लांट से। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है ये मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। देखिए आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जो कैंसर की थेरेपी होती है वो कीमोथेरेपी होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल नहीं होता, तो आप गेस कर सकते हैं कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। तो आइए देख लेते हैं फ्लेवोनाइड मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखिए हाल में ही न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने एक फर्स्ट सिंथेटिक रूट को खोज निकाला है फ्लेवोनाइड मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने का। ये किस चीज़ में मदद करेंगे? ट्यूबरक्लोसिस और चिकनगुनिया को ट्रीट करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट जो 2 था वो इनकरेक्ट था, क्योंकि वहाँ पे कैंसर मेंशन था। देखिए जो मॉलिक्यूल्स है ना ये डिराइव किए जाते हैं प्लांट से, इसलिए जो स्टेटमेंट 1 था बिल्कुल करेक्ट था। जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं ना वो पार्ट हैं किसके? पॉलीफिनाइल क्लास ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स के। ये एक तरह का प्लांट केमिकल होता है जो हर फ्रूट और वेजिटेबल में पाया जाता है। देखिए फ्रूट और वेजिटेबल में कैरोटिनॉइड्स भी पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक पिगमेंट होते हैं। ऑर्गेनिक पिगमेंट होते हैं, काम क्या करते हैं? कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपको पता है कैरेट में कैरोटीन होता है और टमाटर में लाइकोपीन होता है। इनकी वजह से उनका कलर मतलब वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैरेट में और टोमेटो में। देखिए पॉलीफिनाइल्स का जो यूज़ हो रहा है ना वो हिस्टोरिकली यूज़ हो रहा है। चाइनीज़ और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इनका यूज़ होता है, जो कि एसोसिएटेड है किससे? स्किन प्रोटेक्शन से, ब्रेन फंक्शन से, ब्लड शुगर से और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस मॉलिक्यूल के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो हरित पथ मोबाइल ऐप के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये जो ऐप है डेवलप किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है ये जो ऐप है उसका जो एम है ये मॉनिटर करना, ये जो ऐप है वो मॉनिटर करेगा प्लांट की हर स्पीसीज़ को अलॉन्ग द नेशनल हाईवे के। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं इस मोबाइल ऐप के बारे में। देखिए हाल में ही ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मोबाइल ऐप को डेवलप किया है, जो कि मदद करेगा ग्रीन हाईवेज़ को डेवलप करने के लिए अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। देखिए जो ऐप है ना वो मॉनिटर करेगा लोकेशन, ग्रोथ और स्पीसीज़ को पूरी डिटेल में हर एक प्लांट के अलॉन्ग द प्लांटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस ऐप के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो स्टेट बटरफ्लाई से रिलेटेड है। हमें ये बताना है कि कौन कौन से स्टेट ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई को डिक्लेयर कर दिया है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटका, गुजरात एंड केरला। तो बताइए किन किन ने अपना स्टेट बटरफ्लाई को डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तमिलनाडु ने हाल में डिक्लेयर किया, उत्तराखंड ने डिक्लेयर किया है, कर्नाटका ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, केरला ने भी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन गुजरात ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं स्टेट बटरफ्लाई के बारे में। देखिए हाल में ना तमिलनाडु ने तमिल ह्यूमन नाम की बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है, और इस डिक्लेरेशन के बाद ये जो तमिलनाडु वो 5th इंडियन स्टेट बन जाता है जिसने अपनी स्टेट बटरफ्लाई को डिक्लेयर कर दिया है। बाकी जो स्टेट है उनको देख लेते हैं। महाराष्ट्र ने डिक्लेयर कर दिया है, उत्तराखंड ने डिक्लेयर कर दिया है, कर्नाटका ने भी डिक्लेयर कर दिया और केरल ने भी डिक्लेयर कर दिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी स्टेट बटरफ्लाई के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो G7 और G20 के बारे में है। हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे नेशन है जो G7 और G20 दोनों के पार्ट हैं। तो ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, इटली एंड जापान। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कनाडा, इटली और जापान ये तीनों मेंबर हैं G7 के भी और G20 के भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मेंबर नहीं है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बी हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं G7 G20 के बारे में। देखिए G7 में देखने को आपको कनाडा, इटली और जापान मिलेगा, और G7 G8 में तब चेंज हो जाता है जब रशिया ऐड ऑन हो जाता है। और जब G8 और G20 में कब कन्वर्ट होता है? जब ये 12 कंट्रीज़ और जो होते हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो G20 का मेंबर है लेकिन G7 का मेंबर नहीं है, और इंडिया भी G20 का मेंबर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी G7 और G20 के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब है वो मदद करता है कंट्रीज़ की क्या डिसाइड करने में? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिसाइड करने में, जो कि यूज़ होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, किसके ऊपर? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो इंडिया है वो इस हब का मेंबर है। हमारा तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इंडिया उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पे हाईएस्ट बैक्टीरियल डिजीज़ का बर्डन है पूरे वर्ल्ड में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस हब के बारे में।
देखिए हाल में ही न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि इंडिया ने इस हब को ज्वाइन किया है हाल में ही। और फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लें। फर्दर इन्फॉर्मेशन में क्या है, इंडिया उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पे हाईएस्ट बैक्टीरियल डिजीज़ बर्डन है पूरे वर्ल्ड में। तो इस हिसाब से जानते हैं सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। और जो ये जान लेते हैं कि ये हब लॉन्च कब हुआ। यह हब लॉन्च हुआ 71 सेशन में, कहाँ पे? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2018 में। इसका एम क्या था? वही का एम था जो कि स्टेटमेंट 1 में मेंशन था कि ये हेल्प करेगा कंट्रीज़ को डिसाइड करने में क्या, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो कि यूज़ किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, किसके ऊपर? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर। फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी देख लें कि इस हब को कौन कौन इंक्लूड करता है। एक तरह की ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें क्या है 16 कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कमीशन भी है और 2 फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन भी है और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। और जब से इंडिया इसका मेंबर बना है ना, तब से ये हब जो है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस हब के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ ले। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव्स में। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि डायरेक्ट कार्गो सर्विस चलाई जाएगी किसके बीच में? इंडिया और मालदीव्स के बीच में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए ये हाल में ही न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि इंडिया ने कमिट किया मालदीव्स को 5 प्रॉन्ग पैकेज के लिए जो इंक्लूड करेगा एयर, सी, इंट्रा आइलैंड और टेलीकम्युनिकेशन का। इस प्रोजेक्ट से होगा क्या? ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा मालदीव्स को डील करने के लिए किससे? इकोनॉमिक इम्पैक्ट से, जो कि हुआ है किसकी वजह से कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत होगा क्या, एक फाइनेंशियल पैकेज ग्रांट किया गया है जिसमें $100 मिलियन का ग्रांट दिया गया है और $400 मिलियन की न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक ग्रांट और क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस क्या होता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लें। यह लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कहाँ पे? मालदीव्स में, जो कि कनेक्ट करेगा किसको? माले, जो कि कैपिटल है मालदीव्स की, और 3 नेबरिंग आइलैंड्स को। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि एक डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस भी चलाई जाएगी जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में चलेगी। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एयर ट्रैवल बबल भी चलाया जाएगा, सर्विस भी है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। ये क्या, कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी? पीपल का एम्प्लॉयमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए फैसिलिटी देगी, टूरिज्म के लिए फैसिलिटी देगी और मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए भी मूवमेंट की फैसिलिटी देगी। देखिए जब से ये एयर बबल सर्विस स्टार्ट हुई ना, तब से जो मालदीव्स है वो फर्स्ट नेबरिंग कंट्री बन गया इंडिया का जहाँ पे एयर बबल सर्विस ऑपरेशनलाइज्ड है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के बारे में है। हमें ये बताना है कि इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है। इक्वल मेजर्स 2030, एमनेस्टी इंटरनेशनल, द ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स या वॉक फ्री फाउंडेशन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये इंडेक्स वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन को। देखिए हाल में ही एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है किसके द्वारा? कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के द्वारा और इंटरनेशनल एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन वॉक फ्री के द्वारा। जो ये वॉक फ्री फाउंडेशन है ना, वो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ह्यूमन राइट ग्रुप है और यही पब्लिश करता है इस इंडेक्स को। देखिए इस इंडेक्स में डेटा इंक्लूड होता है तीन की वेरिएबल के ऊपर। आइए उन वेरिएबल्स को देख लें। प्रेवलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी इन ईच कंट्री, वनरेबिलिटी एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज टू मॉडर्न स्लेवरी। तो ये सारे की वेरिएबल्स हैं इस इंडेक्स के। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस इंडेक्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू फाउंड इट नॉलेजफुल, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वन थिंग मोर, if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. Thanks a lot for your support and have a good day.